बात तो वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। आगे क्या? We all are allotted। हम सबको दिया गया है, हम सबको मिला है। क्या मिला है? आगे लिखा है। A certain amount of time in our lives। तो ये जो वर्ड है LIVES, इसको पढ़ना लाइव्स। ये वर्ड लाइफ का प्लूरल है। LIFE लाइफ होता है जिंदगी, और जिंदगियां जब आपको बोलनी होती है तो LIVES हो जाता है, यानी F ही हटके VES होता है। आपने पढ़ा होगा जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जहां F या FE दे रखा हो तो F और FE हटाना पड़ता है और वहां VES आ जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर नाइफ, KNIFE, तो वहां FE हटता है और वहां VES आ जाता है, तो फिर हम बोलते हैं ना नाइफ्स। तो ये इसी तरह से लाइफ का प्लूरल क्या है? लाइव्स है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहा गया है कि हम सबको जो है जिंदगी में थोड़ा सा वक्त जो है सबको मिलता है। और आगे लिखा है हैंड्स, तो आपने देखा लिखा एंड हैंड्स, तो ये एक ही फ्रेज है। हैंड्स का मतलब होता है फॉर दिस रीजन, इस कारण से। और आप शुद्ध हिंदी पढ़ोगे तो लिखा होगा अतः, तो शुद्ध हिंदी तो मैं आती नहीं है इतनी, तो आप समझ लो हैंड्स का मतलब होता है इस वजह से, ठीक है। और नॉर्मल इंग्लिश में बोला तो फॉर दिस रीजन। आगे फिर फ्रेज बना दी मैंने, वी मस्ट यूज इट वाइजली, यानी मैं समझदारी से इसे खर्च करना चाहिए, वक्त जो मिला हुआ है उसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। फिर एक वापस लिखा हुआ फ्रेज, टाइम वंस पास कांट बी ब्रॉट बैक, ठीक है। तो मन लगा के फोकस करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये निकल जाएगा, बोल पाओगे आप। यानी बोला गया कि वक्त जो एक बार चला गया वो वापस नहीं लौट सकता। अब दूसरा पैराग्राफ बना के लिखा है, टाइम इज प्रेशियस एंड, प्रेशियस का मतलब है कीमती, ठीक, बहुत ज्यादा कीमती है, इतना कि इसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती, उसको कहते हैं प्रेशियस। तो वक्त जो है बेशकीमती है। और आगे लिखा है वी मस्ट नॉट वेस्ट, तो हमको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है इफ यूटिलाइज आवर प्रॉपर्ली, यानी हम इसका सही इस्तेमाल करें। क्या लिखा है? हाँ, इट विल हेल्प अस टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, इट विल हेल्प अस टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो वक्त हमारी मदद करेगा, हमारा जो आगे वक्त आएगा वो रोशन करने में। फिर लिखा है वेयर एज, वेयर एज जब भी आता है तो ये दो बातों में तुलना करने के लिए आता है। जब कभी भी आप दो बातों की तुलना करते हैं तो आपको बीच में वेयर एज लाना पड़ता है। आप नॉर्मली कई बार एक टेबल बना देते हैं, मैच द टेबल, या वहां लिखा होता है डिफरेंस बिटवीन टू, इन दोनों में डिफरेंट फर्क, वहां एक टेबल बनाते हैं। अगर आप टेबल नहीं बना रहे हैं और आप दोनों को पॉइंट बना के लिख रहे हो तो आपको एक पॉइंट लिखने के बाद दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो ब्रिज का नाम है वेयर एज, और हिंदी में बोलते हैं जबकि। तो कहा गया है कि वेयर एज इफ यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम बाय डूइंग मीनिंगलेस टास्क, यानी अगर हम लगातार जो है अपना खरा समय बर्बाद कर रहे होंगे बेकार की चीजों को करने में, इट कैन लीड टू फेलियर, तो ये हमें कहां लेकर जाएगा? फेलियर, असफलता की ओर लेकर जाएगा, हमें जिंदगी में नाकाम बना देगा। फिर रुके, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे, आराम से बोलना होता है, एक एक पैराग्राफ बोलना पड़ता है। फिर आप पढ़ेंगे टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, यानी वक्त जो है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, जो इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, उसे चाहिए कि वक्त की कदर करें। वी मस्ट प्लान, तो हमें जो है योजना बनानी चाहिए, तरीका निकालना चाहिए।
to all our activities to save time. यानी हमें ऐसे एक्टिविटीज को करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे हमारा वक्त बचे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को मुखातिब किया गया है और लिखा है स्टूडेंट्स कैन मेक अ टाइम टेबल। तो स्टूडेंट्स लोगों को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। क्यों? टू रिवाइज देयर सिलेबस, ताकि वो अपना सिलेबस को समय पर रिवाइज कर पाए। आगे लिखा है सो दैट, यानी ताकि it becomes easier to study during exams। तो ताकि जो है वो एग्जाम के दौरान पढ़ने में उन्हें आसानी हो जाए। आगे लिखा है doing the right things at the time is also important। doing the right thing at the right time is also important। यानी सही काम सही वक्त पे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर इसकी मिसाल दी है, आगे लिखा है स्ट्राइकिंग अ कोल्ड रॉड। स्ट्राइकिंग अ कोल्ड रॉड कैन नॉट बी यूजफुल। रॉड यानी जो क्या बोलते हैं सरिया। तो अगर आप ठंडे सरिये पर यानी ठंडे लोहे पर अगर आप स्ट्राइक करोगे मारोगे तो शायद वो फायदा नहीं देगा आपको, क्योंकि वो ठंडा है और आपको पता है वो हार्ड मेटल है, फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा है द राइट टाइम इज, असल में उसका वक्त क्या है? व्हेन द रॉड इज रेड हॉट। तो वो जो रॉड है वो इतनी गर्म हो कि लाल हो जाए उस वक्त मारे, ये सही समय है। आगे लिखा है हेंस, तो इस कारण से वी से, और यही कारण है कि हम लोगों के बारे में हम लोग ऐसा बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो ये अंग्रेजी की कहावत है, यानी वक्त पर लगाया गया टाका बहुत सारे पैसे बचाता है। सपोज करिए कोई चीज है जो थोड़ी सी नुकसानदायक हो गई, थोड़ा सा नुक्स आ गया, अब आपको लग रहा है क्यों ना इसको सही कर लें, तो आपको आगे भुगतना नहीं पड़ेगा। तो वक्त पर जो है अगर आप कोई काम करेंगे तो आगे नहीं पछताएंगे। कुल मिलाकर इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। तो एक कहावत है, कहावतें याद करें, खूब मेहनत करें, आपकी भाषा में बहुत जरूरी होती है। फिर आगे एक और पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है when we save time, अगर हम वक्त को बचाते हैं, we can utilize it, हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? to focus on our health, यानी अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल हम रख सकते हैं, and learning new things, और वक्त बचेगा तो हम नई चीजें भी सीख पाएंगे। लिखा है spending our time with our family is also equally important। जी, तो परिवार के साथ वक्त बिताना भी उतना ही जरूरी है। इट इज सेड दैट, तो ये बात कही गई है, ऐसा माना जाता है टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव समवन। अगर आप जिंदगी में किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वो है वक्त। फिर लिखा है देन व्हाई नॉट टू गिव इट टू आवर लव्ड वंस। Why not to give it to our loved ones? तो क्यों ना ये वक्त उनको दें जो हमसे जो है जुड़े हुए हैं, हमें जो चाहते हैं, यानी घर वाले। तो घर वालों में थोड़ा वक्त बिताएं। हालात ये है कि अम्मी क्या कर रही है पता ही नहीं, पापा क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास। तो हमें सबसे पहले उनको टाइम देना चाहिए, और कुछ देना दें टाइम जरूर दें। फिर आगे इसी तरह से एक और पैराग्राफ बना के समझाया गया है, इट इज सेड दैट टाइम इज मनी। अब ये बात कही गई है पैसा ही जो वक्त ही पैसा है। लिखा है वी मस्ट नॉट नोट दैट, कहा गया कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इफ यू लूज मनी, अगर हमारे पास पैसा है और वो चला जाए, वी कैन गेट इट बैक समहाउ, मतलब हम जैसे तैसे करके वो पैसा ला सकते हैं। बट if you lose time, it can't be recovered by any way। तो अगर वक्त चला गया तो उसको आप चाह के भी नहीं ला सकते वापस। फिर लास्ट लाइन लिखी गई है टाइम इज लिमिटेड एंड नॉट रिन्यूएबल। तो ये बहुत ही थोड़ा होता है और ये दोबारा नहीं ला सकते हैं आप, इसको वापस सुधार नहीं सकते आप। Hence, we should never waste our time and make the best out of it। तो हमको अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो लास्ट में लिख दिया विद दिस, ऐसे बोलना विद दिस
हाईलाइट किया हुआ है। फिर आपने कहा आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, या खाली वुड ले रखा है यहाँ पर, मैं अपना स्पीच खत्म करना चाहूंगा। थैंकिंग यू ऑल लिसनिंग मी। आप सबने सुना इसलिए आप सबका शुक्रिया। तो इस तरह से जो है ये मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा टॉपिक है तो कैसे याद होगा, आपसे जितना हो सकता है उतना करो। आपको लग रहा है मैं 3 पैराग्राफ बोल सकती हूँ, आप 3 पैराग्राफ बोलें। आप बस ये टारगेट सेट बना के रखें कि कम से कम 2 बोलना है, और हो सकता है सारे बोलना पड़े, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना आप चाहें, कंप्लीट भी हो सकता है। तो है कोई ऐसा जो अभी परफॉर्म कर सकता है? जितना भी आपको लग रहा है 2 पैराग्राफ तो मुझे अच्छे से आ गए हैं, 3 आ गए हैं, एनी वन ऑफ यू? बाकी कल तो सबको आना है, तो कल तो वो नहीं चलेगा कि नहीं आज नहीं कल। आज तो कई लोग ये कह सकते हैं सर मिला नहीं, मुझे देरी से देखा। तो है कोई ऐसा? मैं एक्सपेक्ट वॉइस नो तुम्हारा कल तो आना ही है। कल तो हर हाल में आना, ध्यान रखना, छुट्टी मत मारना। जिस दिन आए उस दिन पकड़ के ले आऊंगा, और फिर भी नहीं आए तो घर से बुला के ले आएंगे, और घर छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। हाँ, तो चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगेगा हाँ मेरा हो गया है, मुझे याद है काफी कुछ और मुझे आना है, तो मुझे जो है हाथ से थोड़ा इशारा कर देना, सो मैं आपको बुला लूंगा। बिकॉज हम तो देख ही रहे हैं कि वक्त की बहुत कीमत है, तो वक्त को खराब नहीं करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पढ़ाई देते हैं। ठीक है, तो well, let us not waste टाइम वेस्ट ना करें। ये आपको भेज देंगे, बंद करो इसको, नोटबुक बंद करो। याद नहीं है कोई बात नहीं, कल तो आप याद करके आना घर से, और आपको लगेगा घर पे याद ही नहीं होता मुझसे, तो आप यहाँ आ जाइएगा 3, साढ़े 3, 4 बजे। तो नोटबुक बंद करिएगा प्लीज। सेकेंड लास्ट बेंच। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंस। आपने कई बार देखा होगा अखबारों में ऐड आता है, और वहां पर बहुत सारे ऑफर होते हैं, और नीचे स्टार बनाकर ये वर्ड लिखा हुआ होता है कंडीशंस अप्लाई, यानी शर्तें लागू। तो कहने का मतलब ये है कई सारी हमारी बातें ऐसी होती है जिनमें शर्तें होती हैं, शर्तें। तो आज हम वो सेंटेंस सीखने जा रहे हैं जिनमें शर्तें डाल दी जाती हैं, और कारण ये है कि कई बार कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो तभी हो पाता है जब उसके लिए एक शर्त होती है और वो पूरी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी की शर्त है मेहनत। मेहनत करें, कामयाबी मिलेगी। बात समझ आ रही है? तो शर्त क्या है? मेहनत। अगर वो पूरी होगी तो आपको रिजल्ट आएगा। तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, और ये तरह तरह के होते हैं। उनमें सबसे पहले नाम है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। आपको ग्रामर की किताब में मिलेगा। नाम में कुछ नहीं लिखा है, आपको तो बस आइडिया होना चाहिए ये होता क्या है, कैसे बोला जाता है। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, जैसे कि मैंने कहा ये 2 चीजें होती है, एक शर्त और दूसरा रिजल्ट। शर्त पूरी होगी, रिजल्ट बाहर आएगा। रिजल्ट चाहते हो तो शर्त पूरी करो, कुछ ऐसा आप सोच लें।
तो ये वाक्य दरअसल दो वाक्यों पे टिका हुआ होता है। पहला वाक्य हमेशा कंडीशन को दिखाता है और दूसरा वाक्य हमेशा रिजल्ट को शो करता है। ये सेंटेंस अक्सर इफ से शुरू होते हैं या व्हेन से शुरू होते हैं। ज्यादातर में आपको इफ मिलेगा, कभी कभी आपको व्हेन भी मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब हम जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ये है क्या, ये जान लें। जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसको हम एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? यानी कुछ करने पर कुछ होता है, कुछ करने पर। बात समझ आई? जैसे आप कई बार कहते हैं उसे देखने पर मुझे गुस्सा आता है। यूं तो आप नॉर्मल होते हो, पता नहीं क्या होता है, देखते गुस्सा आ जाते हैं। तो देखना और उस पर गुस्सा होना, एक्शन। कई बच्चे कहते हैं सर जैसी किताब खोलता हूं नींद आ जाती है। तो किताब खोलने पर नींद आती है, एक्शन। समझ में आ रही है बात? तो एक्शन रिएक्शन होता है। हम कई बार साइंस की बुक में पढ़ते हैं बर्फ गर्म करने पर पिघल जाती है, एक्शन। बात समझ में आ रही है? तो एक्शन रिएक्शन पर आधारित जो भी सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा वाला? सेंटेंस। अब इस जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इफ लेना पड़ता है, उसके बाद एक सब्जेक्ट लेना होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और फिर आपने क्या करना होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे मैंने कहा बर्फ गर्म करने पर, तो आपने कहा इफ बर्फ यानी आइस इज हीटेड। ये मैंने बनाया पैसिव वॉइस। पैसिव तो आप जानते ही हैं, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है काम इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन बर्फ गर्म करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बर्फ। समझ आया? इसलिए इसको हमने पैसिव में लिखा हुआ है। तो लिखा है कि इफ आइस इज हीटेड, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? तो हम लिखेंगे इट विल मेल्ट, इट विल, राइट। या फिर इसको और अच्छा बनाना है तो आप क्या करिए, इसको भी लिख दीजिएगा प्रेजेंट सिंपल में, इट मेल्ट्स, इट। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही तरफ आपका कंडीशनल सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस में, और आपका जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट टेंस में। इसमें दोनों प्रेजेंट टेंस आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है? जैसे आपने कहा जब मैं उसे देखता हूं मुझे गुस्सा आता है, तो आप कह क्या बोलेंगे, व्हेन आई सी हिम आई गेट एंग्री। आया समझ में? क्लियर हुआ? जब मैं सोचता हूं तो याद आ जाता है, when I think अब याद आ जाता है मतलब होता है रिकॉल। तो आपने बोला आई रिकॉल, समझ में आ रही है? तो ये एक्शन रिएक्शन पे डिपेंड वाले सेंटेंस होते हैं, इनको कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो इसमें होता क्या है, दोनों ही तरफ कौन सी टेंस आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आ रही है? प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों ही तरफ में आती है। भी थोड़ी देर बाद मैं एग्जांपल लिखवा दूंगा, और आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं जल्दी जल्दी। अब इसे कुछ लोग जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। किताबों में आपको लिखा मिलेगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और आई एम टेलिंग यू फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है? फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है वो वाक्य जो फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी शर्त है। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके एग्जाम आ रहे होंगे और वो बच्चा भी पढ़ाई कर नहीं रहा है।
अब उसकी इच्छा तो है कि वो क्लास में फर्स्ट आए, अच्छे नंबर लाए, लेकिन बिना पढ़ाई क्या ये पॉसिबल है? तो आप उस बच्चे को यही कहोगे पढ़ोगे तो पास होगे, पढ़ोगे तो पढ़ना शर्त हो गई पास होने के लिए। अब आपको सेंटेंस अगर बनाना है तो आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। सबसे पहले इफ, उसके बाद आपने लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लेनी है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये तो गई शर्त। अब आएगा इसका रिजल्ट, वहां पर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे विल यानी फ्यूचर सिंपल टेंस, और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म। यानी एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस। उसमें क्या था दोनों तरफ, और इसमें क्या चल रहा है एक तरफ? हाँ प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आया समझ में? क्लियर है? जैसे मैंने यहां लिखा कि पढ़ोगे तो पास होगे, आ रहा, समझ में आ रहा है? तो इस तरह के कई सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते रहते हैं हिंदी में। तो अब इंग्लिश में बोलने के लिए आपको ये पैटर्न पे चलना पड़ेगा। पहला हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस रखना और आगे में आपको फ्यूचर सिंपल रखना है। कब? जब आप बात कर रहे हो फ्यूचर की। आ रहा समझ में? क्लियर है? नहीं याद आ रहा है? नाटू नहीं बताऊं, वापस बताऊं? पूछोगे तो बताऊंगा, पूछोगे तो इफ यू आस्क I will tell you, if you ask I will tell you, right? Clear? Understood? बैठ जाऊं? बैठ जाऊं क्या? May I have a seat? May I have a seat? आप कहेंगे तो बैठूंगा, आप कहेंगे तो if you ask me, if you ask me to sit I will sit, right? किसी को कोई काम करने के लिए कहना तो ask to। जैसे एक बार की बात है, once upon a time मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, I was sitting in office, मैं अखबार पढ़ रहा था, I was reading newspaper, मैं खाली बैठा हुआ था, I was sitting idle, भूल गए? I was sitting idle। अचानक सडनली एक लड़का आया, A boy came, उसने दरवाजा खटखटाया, he knocked at the door, बोला मैं अंदर आ जाऊं? May I come in? क्यों नहीं? Why not? बैठो, have a seat, इसको क्या बोलते हैं? इसलिए कभी भी किसी को बिठाना हो तो बोलना हैव अ सीट। समझ रहे हैं? अब बैठने के लिए तो वर्ड सिट भी होता है, और आप चाहो तो ये बोल सकते हो सिट डाउन, लेकिन ध्यान रखें आप कभी भी कोई व्यक्ति मेहमान बन के आए तो उसको सिट डाउन ना बोलें, क्योंकि सिट डाउन क्या है? एक आदेश है, एक ऑर्डर है। और ये इस तरह से है जैसे बच्चे खड़े होते हैं और टीचर उसको कहता है सिट डाउन, तो वो क्या करता है? वहीं बैठ जाता है। समझ रहे हैं? अब आपके यहां पर कोई विजिट करने आया, कोई मेहमान बनकर आया और आपने उसको बोला सिट डाउन, तो क्या वो जमीन पर यूं बैठ जाए? नहीं ना, आपने कोई जगह तो बना रखी थी बैठने के लिए घर पे, जहां बिठाना होता है। इसी तरह से ऑफिस में कुर्सियां लगा रखी होती है जहां बिठाना होता है ना? तो इसलिए हमेशा वो जगह जहां बिठाने की आपने बना रखी है, वहां बिठाने के लिए आपने बोलना हैव अ सीट। सीट, ठीक है? सिट नहीं बोला, हैव अ सीट, हैव सीट। तो वो वहीं बैठेगा जो बैठने की जगह आपने बना रखी है। आया समझ में? चलो तो मैं उसको बोला
हैव अ सीट। तो मैंने उसको बैठने के लिए बोला, अब बैठा तो वो, लेकिन कहा तो नहीं ना। तो अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आई आस्क्ड हिम टू हैव अ सीट। आई आस्क्ड हिम टू हैव अ सीट। मैं बोला आई सेड। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? या थोड़ा फॉर्मल बोलना, हाउ मे आई हेल्प यू? कैसे बोलना है? तो जब भी आप इंग्लिश बोले तो आप फॉर्मल बोले, उससे जगाओ जरा। हाउ मे आई हेल्प यू? उससे पूछो बेटा, पूछो हाउ मे आई हेल्प यू? हेडेक। ठीक है, सिर फोड़ दे आपका। तो क्या बोले थे हम? हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई हेल्प यू? तो उसने बोला ही सेड, सर मुझे सिर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। क्या बोलना है? आई हैव अ हेडेक। जब भी सर में दर्द हो तो हिंदी मारवाड़ी नहीं बोलने का है, आपको ऐसे बोलना है। ये फ्रेज है और ये ऐसे ही बोलना है, इसको तोड़ मरोड़ना नहीं, जैसा है वैसे ही। समझ रहे हैं? तो आपने आदत डाल देनी, हैव अ हेडेक, 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 आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, जब भी सर में दर्द हो क्या बोलोगे? बोलो जरा, आई हैव अ हेडेक। घर जाते हो क्या बोलना? क्या बोलना है? ठीक है, और अम्मी से कह सकते हो, अम्मी एक गिलास पानी ला दोगे? अब आपके पास हजार तरीके बोलने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? बोलो जरा, वुड यू माइंड अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? क्यों नहीं? वाई नॉट? आपका हुक्म सर आपको पर। मैं आजकल की अम्मी तो बोलती हैं, तेरा हुक्म सर आपको पर। थोड़ा पढ़ लिखने के बाद तो नहीं, हम तो आसमान में उड़ते हैं। चलो तो हाँ, सुनिएगा ध्यान से। अब मान लो मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने खड़े हैं और वो ऐसा इंसान है जिसकी बात को आप टाल ही नहीं सकते। अब उसने कहा है तो करना तो है ही। अब इसको बोलने के हजार तरीके होते हैं हिंदी मारवाड़ी में। कुछ कहते हैं मैं तुम्हारी बात कैसे डाल सकता हूँ, कुछ कह सकते हैं कि तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, और इस तरह से अपने अपने हिसाब से सब बोलते हैं। अंग्रेजों में भी चलता है, और वो जब ये बात कहते हैं तो कुछ इस तरह से कहते हैं, योर विश इज माई कमांड। कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? योर विश इज माई कमांड। तो कभी भी आपके घर में कोई आपसे कोई काम करने को बोले तो आप उससे डायरेक्ट अंग्रेजी में बोल सकते हैं, योर विश इज माई कमांड। क्या बोलोगे? तो हमने ऐसे ही जो है थोड़ा बना लिया सेंटेंस कि अम्मी क्या बोल रही है, योर विश इज माई कमांड। ठीक है, अब अम्मी जो है वो ग्लास लेकर आ गई पानी का और आपको बोली ये ले। Here you are। जो सेंटेंस भेजे थे ना उसमें एक सेंटेंस था, ये ला आपका पेन। याद है उसमें लिखा था हियर इज योर पेन? तो वो आपको अप्लाई करने के लिए सिखाया हुआ, हियर इज योर पेन। अब यहाँ पेन तो नहीं है, ग्लास है, तो बोले हियर इज योर पानी, ग्लास ऑफ वाटर। हियर इज योर ग्लास ऑफ वाटर। और इतना लंबा नहीं बोलना है, तो शॉर्ट में बोलना है, हियर इट इज, हियर इट इज, ये रहा, हियर इट इज। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये लड़की, दिस गर्ल, ये च्युइंगम खा रही है। She is chewing gum. She is chewing gum. क्या कर रही है? राइट? तो वो च्युइंग गम का नाम ही च्युइंग गम इसलिए है क्योंकि वो च्यू होती है, चबाते हम। एक जानवर जो होते हैं ना वो जुगाली करते हैं, वैसे वैसे इसको बोले च्यू। तो शी इज च्युइंग गम। जाओ चुप कराओ, go and spit it out, spit it out।
मुझसे पूछो, क्या आपने इसको जाने के लिए बोला? मुझसे पूछो, क्या आपने इसको जाने के लिए बोला? अब देखो, इन्होंने जो भी एक्टिविटी की, जो भी मैंने बोला, वो तो एक छोटी सी बात थी, एक घटना का हिस्सा था, मतलब एक छोटी सी बात थी, भूली बिसरी बात। अब जैसे वो भूली बिसरी बात है, कोई मतलब की बात तो है नहीं, इसलिए उसको हम कहां डाल देंगे? पास में डाल देंगे। और पास आते ही डिड। अब आप बोलेंगे डिड यू आस्क हर टू स्पीक आउट? आपने उसको थूकने के लिए बोला? डिड यू आस्क हर टू स्पीक आउट? मैंने इसे थूकने के लिए नहीं बोला। आई डिड नॉट आस्क हर टू स्पीक आउट। आई डिड नॉट आस्क हर टू स्पीक आउट। क्लियर हो रहा है? तो जब भी किसी को कोई काम करने के लिए कहना है तो आस्क टू लगा देना है। बात समझ आ रही है? पढ़ाऊं? तो जाऊं और पढ़ाऊं? और पढ़ाऊं? आप करो, कहोगे तो पढ़ाऊंगा। If you ask me to teach, if you ask me to teach, I will teach. आगे समझिए। तो देखिए, ये सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, और इसमें ध्यान रखना क्या है, फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका प्रेजेंट सिंपल में, और सेकंड पोर्शन जो रिजल्ट वाला है वो फ्यूचर सिंपल में। जिसको समझ में आए वो हाथ खड़े कर दें। ये सेंटेंस है जो फर्स्ट पोर्शन प्रेजेंट सिंपल में और सेकंड पोर्शन फ्यूचर सिंपल में। अभी मैंने करके भी दिखाया आपको, लाइव प्रैक्टिस करके। थैंक यू। अब इसी में एक और, इसी फ्यूचर कंडीशनल में एक और सेंटेंस आता है। कई बार ये होता है कि हम ऐसी शर्तें डाल देते हैं जिसका पूरा होना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? ऐसी शर्तें डाल दी जिसका पूरा होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है और वो इकलौता अपने बाप का, थोड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। अब हुआ ये कि बच्चा एक दिन आया, घर में जिद पकड़ ली, बोला कि मुझे जो है वो इनफील्ड दिला दो, बुलेट दिला दो। अब पापा को मुश्किल ये हो गई कि उसको हाँ मरे तो मुश्किल, ना मरे तो मुश्किल। अब दिला दें तो मुश्किल ये कि बिगड़ा हुआ था और बिगड़ेगा, और ना दिलाए तो आजकल के बच्चे पता नहीं कुछ कर ले, डर ये लगता है कि क्या करे अभी। अब ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें उसको कुछ समझ आ नहीं रहा है, और जिंदगी में जब ऐसा मकाम आ जाए जब आपको क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, आप उलझन में हो, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी एक हालत आ गई, तब आपको बोलने के लिए कई सारे वाक्य अंग्रेजी में, उनमें से एक जो सबसे पहले आप सब जानते हैं वो है आई एम कंफ्यूज्ड। क्या है? अगर आपको लग रहा है ये तो पुराना हो गया, मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, 1000 रुपए इसलिए थोड़ी दिए मैंने, मुझे तो अच्छा सिखाओ, तो आपको अच्छा सिखा देते हैं। आपको इसके लिए ऐसे बोलना, आई एम इन अ फिक्स, आम इन अ फिक्स, आई एम नहीं, आम इन अ फिक्स, आम इन अ फिक्स। क्या बोलोगे? जब आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उलझन में हो, तो क्या बोलना है? तो आजकल की अंग्रेजी में लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो आप समझ लें इसका मतलब है कि ये आदमी उलझन में है, इसलिए इसने क्या कहा? आम इन अ फिक्स। जैसे आपके पापा है, उन्होंने बोला बेटा मैं तेरी सगाई कर रहा हूँ, 2 लड़कियां हैं, अब तेरी मर्जी है किससे करना है, एक लंगड़ी एक बाडी है। अब ये कहां आ गया? कहां पर आ गया? समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर आपको ये वर्ड पसंद नहीं तो आप ये वाला बोल सकते हो। आप चाहो तो ये बोल सकते हैं, आम एट सी, आम एट सी। नॉर्मली तो सी मतलब समुद्र होता है, सबको पता है, लेकिन ये मुहावरा अंग्रेजी का जब आदमी कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो ऐसे बोलता है आम एट सी। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अच्छा सीखो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 4 लोगों में जो है आपकी वाहवाही होगी। और अगर आप हल्के में ले लेंगे, देखेंगे खेल तमाशा हो रहा है,
तो ये वक्त 1 महीना तो निकल गया है और आने वाला 1 महीना भी यूं ही निकल जाएगा। फिर आप सोचते रह जाएंगे कहां थे, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, कैसे टाइम निकल गया। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक ही जो है वो टाइम का चुना है, ताकि आप स्पीच देने से पहले खुद पे देखो क्या वाकई वक्त की कदर आपसे हो रही है कि नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब वो परिस्थिति उस बाप के सामने जब आ गई कि दिलाए तो मुश्किल, ना दिलाए तो मुश्किल। अब ऐसे में किसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और उसके सामने वो अपने हाल बयान करता है कि यार ये मसला हो गया। अब वो व्यक्ति उसको कहता है यार एक काम कर, तो उसके सामने शर्त रख दे। तो बोला कैसी शर्त? तो उसको ये कहते हैं कि देखो तू अपने बच्चे के सामने जाके ये बोलना कि तुझे जो है बुलेट चाहिए, मैं तेरे को बुलेट दिलाऊंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है। शर्त ये है कि तू क्लास में फर्स्ट आ जा। तू क्लास में, अब आपको मालूम है ये बच्चा जो पढ़ ही नहीं रहा है वो फर्स्ट कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल है। लेकिन आप शर्त ऐसी रख रहे हो जिससे कि काम के होने के चांसेस बहुत ही, इसलिए आपने क्या बोला, अगर तू फर्स्ट आया तो मैं तुझे बुलेट दिलाऊंगा। तो इससे क्या होगा, वो बच्चा या तो फर्स्ट आएगा तो आपके मजे, और नहीं आया तो बुलेट तो वैसे भी नहीं दिलानी है। बात समझ में आ रही है? तो लाइफ में कई ऐसे मौके होते हैं और वहां पर सेंटेंस कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। ध्यान में बातें ना करें प्लीज। आप लोग बातें करते हो ना तो जो इल्म होता है वो निकल जाता है साइड से, इसलिए आप बिल्कुल शांत होकर सुना करो। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है जो बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, यस सर, हाँ सर, न सर, और दूसरों को छेड़ते हैं, आया समझे, वो बच्चे को खुद को कुछ नहीं आता। अभी मैं पूछूं तो नहीं आएगा इसको, इसलिए बिल्कुल शांत होकर सुनते रहना है। ये इतने आसानी से नहीं जितना आसानी से मैं बता रहा हूं आपको। मेरे पास तजुर्बा है, इसलिए 1000 सेंटेंस है मेरे पास, तो मैं आपको कुछ भी बोल के सिखा सकता हूं। लेकिन जब आपको खड़ा करके कहा जाए कि इसको समझाओ तो आपसे नहीं होगा। वहां बैठे बैठे आपको लग रहा है कि इतना आसान है, मैं ये कर दूं, लेकिन सच्ची बता रहा हूं इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र करें, फिर सुने, फायदा आपको होगा बहुत। अब ये सेंटेंस कैसे बनता है वो बता रहा हूं। तो आपने सबसे पहले लगाना है इफ, फिर सब्जेक्ट लगाना है। यहां तक तो सबको नॉर्मली पता है। थोड़ी देर पहले हमने यहां पर क्या लगाया था, प्रेजेंट, बट इस बार हमको लगाना पास्ट सिंपल। देखो बात तो फ्यूचर की हो रही है और लग कौन सा टेंस रहा है, गौर करो आप। और ये हिंदी में भी होता है, हिंदी बोलते हैं ना उस वक्त में भी करते हैं, लेकिन क्या होता है हिंदी में तो आदत पड़ गई तो ध्यान दिया नहीं, चल गया। और अंग्रेजी में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, लेकिन हमको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अब अगला वाला जो पार्ट है, जो रिजल्ट है, वो कैसे आएगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा। अब आप ये बताओ विल का पास्ट क्या होता है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में दोनों में प्रेजेंट सिंपल था, सेकंड वाले में एक पार्ट में प्रेजेंट सिंपल, दूसरे में, और इसमें देखो पहले में क्या है और दूसरे में क्या लग रहा है, वुड लग रहा है ना। ये विल का पास्ट है, वुड। अच्छा, वुड आते ही फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैंने वो सामने आपके रख दी कि अगर तू क्लास में फर्स्ट आया, इफ यू स्टडी के स्टडीड, पांच सिंपल टेंस रखना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टडी। ठीक है, या शर्त यह है कि क्लास में फर्स्ट आ जा। फर्स्ट आने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ठीक, कहां पर, क्लास में, इन द। अब वो क्या करेंगे, बाइक दिला देंगे तो बोलेंगे आए, दिलाना होता है गेट। ये ध्यान रखना, गेट के कई सारे मतलब है अंग्रेजी में। आपके और हमारे दिमाग में गेट का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है प्राप्त करना। ये ध्यान रखें, गेट के इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब है, टाइम आने पर वो भी बताऊंगा। फिलहाल इस गेट का मतलब यहाँ पर दिलाना, कोई चीज किसी को प्रोवाइड करवाना, कोई चीज किसी को दिलाना, उसको भी गेट ही बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा है गेट यू बाइक, गेट यू बुलेट, जो भी आप लिखे। तो अगर आप नोटिस करें तो हमने सबसे पहले कौन सा सेकेंड फॉर्म लिखा है, पांच सिंपल टेंस, और सेकेंड वाला क्या लिखा है, वुड।
अब जब आप एग्जाम देते हो, कभी आप एग्जाम देंगे, जैसे अभी आने वाले एलडीसी वगैरह के एग्जाम, वहां पर इसका एग्जाम होता है। और कैसे होता है, वो लोग सेंटर लिखे हुए होते हैं और वो यहां से इस वुड को हटा लेते हैं और यहां अंडरलाइन कर देते हैं और आपको ऑप्शन दे देते हैं, विल, वुड, कैन, कुड। अब आपको यहां पर फिल करना होता है। अब जिसको नॉलेज है कि हाँ भी ये जो है इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, और आपने जैसे ही देखा ये सेकंड फॉर्म में है, अब आपको नॉलेज है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा पास्ट सिंपल आया तो इसका मतलब आगे क्या आएगा, विल का पास्ट, अगर आपको नॉलेज है तो। अब जिन बच्चों को नॉलेज ही नहीं है वो तुक्के लगाते फिरते हैं, उनके दिमाग में तो पता नहीं उसका हिंदी बनाते हैं, फिर करते हैं कुछ, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप लोग जो है उसको अच्छे से सीखें, ध्यान से सीखो। तो मेरे हिसाब से ये पास्ट, ये फ्यूचर कंडीशनल का सेकंड वाला पार्ट समझ में आया आपको? तो ध्यान रखिए, फ्यूचर कंडीशनल के दो पार्ट होते हैं। एक ऐसी शर्त जो पूरी होने के चांसेस है, वो तो आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में लेनी है। एक ऐसी शर्त जिसमें काम होने के चांसेस कम है, ठीक, तो आपने फर्स्ट पास्ट सिंपल लेना है और आगे लेना है गुड। समझ में आ रही है? वो लड़का, दैट बॉय, वो दिखता बोला है, he looks innocent, लेकिन वो गजब का भोला है। अब कुछ लोग जो है ना अंदर से कुछ होते हैं, दिखते कुछ है, ठीक, इन लोगों को बोलते हैं डार्क हॉर्स, हिंदी में छुपा रुस्तम, अंग्रेजी में डार्क हॉर्स। तो मैं शॉर्ट में कहूंगा ही इज डार्क हॉर्स। कैसा ये? अब मुझसे पूछे वो कैसे है? हाउस दैट, हाउस दैट, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम ये मेरे पास आया, he came to me, मैं बैठा हुआ था, I was sitting, तो ये बोला, he said, सर मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, I need your help, मुझे आपसे कुछ, I need your help, मैं बोला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? How may I help you? How can I help you? बोला मुझे 5,000 रुपए चाहिए। I need, क्योंकि यहाँ जरूरत है, I need 5,000, I need 5,000, तो मैं बोला I said, तुम 5,000 रुपए क्यों चाहिए? Why do you need 5,000? बोला वो मैं आपको नहीं बता सकता, I can't tell you, I can't tell you that। या फिर कोई राज है और वो बताना नहीं बताने की बात है, तो राज को बताने को बोलते रिवील, रिवील, तो ये ऐसे हो सकते, आई कांट रिवील इट, मैं आपको नहीं, आई कांट रिवील इट, तो मैं बोला आई सेड, अच्छा कब लौटाओगे? When will you return it? When will you return it? बोला मैं जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा, I will return it as soon as possible। बोलो जरा, I will return it as soon as possible। सर आपका बहुत एहसान रहेगा, I will be grateful to you, I will be grateful to you। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं I will be obliged to you, कुछ लोग नॉर्मल बोलते हैं I will be thankful to you। अब आप जैसा बोलना चाहें बोलो, ठीक है? तो नॉर्मली तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ I will be grateful to you, तो मैंने दे दिए पैसे, I gave him, वहीं के वहीं, on the spot, then and there, then and there, वहीं का वहीं, then and there, immediately, I gave him immediately। ये लो, here you are, जब भी किसी को कोई चीज दें तो हमेशा बोलो here you are। क्या बोला मैं? here you are। बोला सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। तो 10 दिन बाद आफ्टर 10 days ये मुझे मिला, he met me। मैं पूछा इससे, I asked him, वो मेरे पैसों का क्या हुआ? What about my money? What about my money? तो ये बोला, he said, सर मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? Am I running away somewhere? Am I running away somewhere? मैं लौटा दूंगा, I will return it। इसके तेवर बदल गए। हाँ, he changed attitude, he changed his attitude। इसने बोला, he said, लौटा दूंगा मैं, I will return it। ये कब लौटाओगे? When will you return? तो इसने बोला, he said, बात ये है, the thing is that, the matter is that, बात ये है, the matter is that, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। I have bought a lottery ticket। I have bought a lottery ticket। अगर मैं लॉटरी जीता, अब आप खुद बताओ, क्या लॉटरी जीतना कोई श्योर कह सकता मैं जीतूंगा? इम्पॉसिबल ही होता है ये, तो है ना। अब इसको देना भी नहीं है और ये मना भी नहीं कर रहा है, तो देखो चालाक कितना है। तो ये क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है। अब ये कैसे बोल रहा है, इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन द लॉटरी, मैं लौटा दूंगा। आई वुड रिटर्न इट। कैसे बोल रहा है ये, पूरा बोल के दिखाओ। शाबाश। If I won the lottery, I would return it। तो कई लोग इतने चालाक होते हैं और अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। अब हम भोले वाले लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो हमें तो लगता है ये वादा किया है दे देगा, लेकिन ये चालाक लोगों ने क्या किया, ऐसा सेंटेंस बोला जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब मुझे दरअसल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज मिल गया कि मेरे पैसे गए बेडेट्स, भूल जाओ, गए, डूब गए। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सेंटेंस को अच्छे से सीखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। दो बताए मैंने, ठीक है। ये लड़की डिस्टर्ब करी है इसलिए 10 मिनट और लूंगा मैं पढ़ाने में। अब जितना आप डिस्टर्ब करेंगे, जितना आप बीच बीच में इधर उधर टाइम खराब करेंगे, उतना मैं और पढ़ाऊंगा, है ना। भले ही आपका लेट हो रहा है, अब 1 नहीं 2 बजे जाऊंगा मैं। आप बोलते जाइए, मैं पढ़ाते जाऊंगा। आप जितना बोलेंगे मैं उतनी देर एक्सटेंड करते रहूंगा टाइम। यही आपकी सजा है। आज तो मैं बहुत जिद पकड़ लिया सर। अब डांटने में तो सर बहुत डांट दूं मैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं डांटना नहीं चाहता। और अब सजा यही है कि मैं अपने आप को सजा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा और अब आपको बैठना पड़ेगा। आप बोलते जाओगे मैं और पढ़ाऊंगा। इसलिए सबसे अच्छा है, अगर आप चाहते हो टाइम पर क्लास खत्म हो जाए तो शाम बैठें, समझें, बोले तो मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब ना हो तो पहले अपने आप को शांत कर लेना है, क्योंकि मेरे कान बड़े तेज हैं, बहुत जल्दी आवाज आ जाती है मुझे। इसलिए आप गलती से भी बोल मत देना, और वो भी इधर उधर की बातें। चलिए अब हम जा रहे हैं। आवाज आ रही है अभी भी, 5 मिनट और बढ़ गए।
बोलते जाओ आप। मैं पहले ही कह रहा हूं मेरी बहुत काम तेज है, और मुझे तो वैसे भी घर वालों को पता है कि 9 बजे से पहले ये फ्री होता नहीं है, तो मैं घर पे पढ़ाऊं या यहां पढ़ाऊं मेरे लिए बराबर है। प्रॉब्लम आपको होगी, फिर वो घर से कॉल आएंगे सर भेज दो, मैं भेजूंगा नहीं। अब हम आगे हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसका नाम है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसको स्कूल में पढ़ोगे, ग्रामर की बुक में पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के नाम से। अब ये क्या है, इसको ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है और बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोला जाता है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ध्यान से सुनना। इस सेंटेंस के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये सेंटेंस तभी बनाया जाता है जब आप किसी पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसी घटना जो पास्ट रिलेटेड है। हम और आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारे हादसे हुए हैं, हम उन घटनाओं, उन हादसों को अक्सर याद करते हैं, चर्चा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो गुजरी बातें, जो होना था वो हो गया होता है, अब हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हम सबको एक ऐसी पावर मिली हुई है जिसका नाम है इमेजिनेशन पावर। ठीक है, सुनते जाना, 5 मिनट और बढ़ गए, यानी 20 मिनट और पढ़ाऊंगा। बोलते रहोगे मैं बढ़ाते जाऊंगा, मैं एक बहुत जिद्दी व्यक्ति हूं, उससे पूछ लो, आप पीछे बैठा है। 5 मिनट और बढ़ गए, 25 मिनट, तो आधा घंटा पढ़ाऊंगा। आप बोलते जाओ, मैं तो पढ़ा, मेरे पास तो, मुझे तो एक शब्द दे दो आप, मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूं। तो इसलिए शांत बैठना, पड़ोसियों को भी शांत रखना, बीच में कोई भी बोला और यहां से जा नहीं सकते आप। मैं काउंट कर रहा हूं टाइम। तो बात यह है कि कई बार हम लोग ऐसी घटना, ऐसे हादसों की बात करते हैं जो हो चुके होते हैं, और जाहिर सी बात है उन हादसों को हम हकीकत में तो बदल नहीं सकते, लेकिन कुदरत ने हमको ऐसी पावर दी है, जिसको हम हिंदी में कल्पना शक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में इमेजिनेशन पावर कहते हैं, यानी अपनी सोच से कुछ भी बदलने की सोच सकते हैं। और इसी का नाम जो है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस रखा हुआ है, और इसको कैसे बनाया जाता है उस पर हम नजर डालते हैं। इसमें आप सबसे पहले वही इफ का यूज करते हो, फिर आप इसमें सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद आप इसमें हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हो। मतलब ये है, इसमें आपने सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लेना है। शुरू वाले में देखो, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों तरफ, सेकंड में आए थे तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और एक तरफ फ्यूचर सिंपल, और उसमें अगर सिचुएशन इम्पॉसिबल आती है तो आप फर्स्ट में पास्ट सिंपल और बाद में आप वुड का यूज करते हो, वुड का, समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जो घटनाओं पर आधारित होता है, इसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आप सब्जेक्ट लेंगे और फिर आप यूज करेंगे वुड हैव, और आप थर्ड फॉर्म लेंगे। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड में वुड हैव लगेगा, साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप घर जाएंगे सपोज यहां से, तो घर वाले पूछेंगे आज इतनी देरी कैसे हो गई, और जब आप उनको ये सुनाएंगे कि आज सर ने जिद पकड़ ली और हमें देरी हो गई, तो वो आपसे सवाल तो करेंगे ऐसे कैसे, सर जिद्दी है क्या, चिड़चिड़े हैं क्या, ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, मगरिब का वक्त था, नमाज चली गई। फिर आप खुलासा करते हैं दरअसल क्या गलती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी भी थी, हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो च्युइंगम भी खा रही है, ऊपर से सबको डिस्टर्ब कर रही थी, और मैं भी कोई कम नहीं था, इधर उधर चुगलियां कर रहा था। तो घर वाले से जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, वो कम से कम बाद में अपना ओपिनियन तो रखेंगे, और जब वो अपना ओपिनियन रखेंगे तो वो कहते हैं इसमें सारी गलती तेरी थी, अगर तूने वहां पर क्लास को डिस्टर्ब ना किया होता तो तू आज यहां पर समय पर आ चुका होता। ऐसी सेंटेंस बनता है। अब ये सेंटेंस जब अंग्रेजी में बनता है तो सेंटेंस इस पैटर्न पे बनेगा। फिर आप सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे इफ, सब्जेक्ट लगाए यू, आपने फिर लगाना हेड। अब ना किया होता यानी नेगेटिव, और डिस्टर्ब का तो अंग्रेजी थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड,
if you had not disturbed the class, तो तू वक्त पे आ चुका होता। यू फिर थर्ड फॉर्म लेनी है, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वक्त पर, यानी ऑन टाइम। तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आई? अब एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं, RAS, IAS, LDC, जो भी एग्जाम देते हो आप फ्यूचर में, वहां पर ये फ्यूचर कंडीशनल, ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जरूर आता है, और वहां भी यही होता है कि इसमें से एक पार्ट हटा लेते हैं वो, और आपको फिलअप करना पड़ता है। अब जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है वो लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, फिर वो कहते हैं ग्रामर बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ था। और जो लोग ये बात समझे हुए होते हैं उनको प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और ये आम बातचीत में खूब सारा सेंटेंस बोला जाता है, किताबों में, अखबारों में, सब जगह होता है, लेकिन हमें आदत नहीं होती है, इसलिए हमको मुश्किल आती है। और मैं अपनी क्लास में खास तौर पर इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज करता हूं और यूज करवाता हूं, ताकि आपको जो मुश्किल है वो सबसे आसान लगे। बाकी हल्की फुल्की चीजें तो यूं भी आप सीख जाते हो, लेकिन जो खास है, जिससे ही अंग्रेजी आप सीखोगे, जो अंग्रेजी आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएगी, वो अंग्रेजी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये सेंटेंसेस से बनता है। और भी हजारों सेंटेंस है, मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस सिखा सकता हूं, शर्त यह है कि आप डिसिप्लिन में रहें। नहीं तो फिर मेरे पास तो बातें बहुत सारी हैं, ये मेरा टॉपिक भी हो सकता है, मैं 2 घंटे इस पे पढ़ा सकता हूं। कहो तो पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? कितने लोग चाहते पढ़ा दूं? चलिए, पुट योर हैंड्स डाउन। स्ट्रक्चर समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मेरे एग्जाम्स थे। आई हैड माई एग्जाम्स। देखो, जब आपके एग्जाम होते हैं तो आप ऐसे ही बोलते हैं आई हैव माई एग्जाम्स। अब एग्जाम थे तो हैव को हैड कर दो, है ना? तो ऐसे बोलना आई हैड माई एग्जाम्स। मैं अपनी परीक्षाओं को लेकर बहुत सीरियस था। I was serious about my exams. I was serious about my exams. मैं अपनी परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। अब चिंतित यानी आपको कोई ना कोई, है ना, तो आपने कहना I was worried about my exams. I was worried about my exams. मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा था। I was studying day and night. अगर यूं कहना, मैं रात को जाग के पढ़ाई कर रहा था। I was burning midnight oil. I was burning midnight oil. अगर कहना हो कि मैंने पढ़ाई दिलो जान से पढ़ाई की, I was studying wholeheartedly. Wholeheartedly. I was studying wholeheartedly. मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर था। I was serious about my studies. I was serious about my studies. मुझे एग्जाम की बहुत चिंता थी। I was worried about my exams. I was worried about my exams. अचानक, suddenly, मैं बीमार हो गया। अब देखिए, अचानक बीमार हुए, और बीमार होते ही आपने बोलना होता है फॉल सिक। क्या कहना होता है? क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हम फॉल सिक का यूज करेंगे। कौन सा? अब सेकेंड फॉर्म फॉल का फेल होता है, इसलिए बोलना आई फेल सिक। मैं बीमार हो गया, आई फेल सिक। मैंने डॉक्टर को दिखाया, आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। तो डॉक्टर बोला, द डॉक्टर सेड, आपकी हालत तो बहुत गंभीर है। Your condition is very serious. Your condition is very serious. तुम्हारी हालत तो दिन ब दिन खराब हो रही है। Your condition खराब हो रही है। Your condition
इज गेटिंग वर्सेंट, वर्सन। देखो जब खराब होता है तो अंग्रेजी में कहते हैं बैड, और खराब से भी खराब होता है तो बोलते वर्स, और उससे भी खराब होता है तो वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। आप कई बार जो है तुलना करते हैं बहुत सारी चीजों की। तो आपने ग्रामर में एक पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़े होंगे। तो 3 डिग्री होती है, उसमें पहली का नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे का कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे का सुपरलेटिव। क्या क्या बोला मैं? नहीं, मजा नहीं आ रहा है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहला क्या है? सेकंड, और थर्ड सुपरलेटिव। समझ में आ रहा है? जैसे कोई चीज अच्छी है तो आपने बोला इट्स गुड, एक कोई और चीज आई आपने कहा ये इससे भी बेहतर है, तो आप बोलेंगे इट्स बेटर। और आपको लगा ये तो सबसे बढ़िया है, तब आप कहते हैं बेस्ट। तो देखो 3 डिग्री आ गई, गुड, बेटर, समझ आ रहा है? इस तरह से मान लो जो है कोई चीज छोटी है तो आप कहते हैं स्मॉल, उससे भी छोटी है स्मॉलर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये डिग्री होती है। आप थोड़ा बोलेंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री में ER का यूज होता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। तो प्रैक्टिस करने से ये भी आपको क्लियर हो जाता है। जैसे कोई लंबा है तो कहते हैं टॉल, उससे भी लंबा और सबसे लंबा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज गहरी है तो डार्क, उससे भी गहरा और सबसे गहरा। चमकदार है तो ब्राइट, उससे भी ज्यादा। वो चीज चौड़ी है तो वाइड, वाइडेस्ट। ठीक है, इसी तरह से कोई चीज जो है सपोज करिए पतली है तो आपने कहना थिन, उससे भी पतली थिनर, सबसे पतली थिनेस्ट। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से कोई चीज बुरी है तो बैड, वर्स, वर्स्ट। तो कुछ ऐसे हैं जिनको अपवाद में लाया जाता है, जैसे गुड वाला है, बैड वाला, ये अपवाद है। खैर, तो बोला कि तुम्हारी हालत तो दिन ब दिन और डूब रही है, खराब हो रही है, तो कहा योर कंडीशन इज गेटिंग वर्सेंट, वर्सेंट, योर कंडीशन इज गेटिंग वर्सेंट। या इससे भी बढ़िया वाला वर्ड बोलना तो कहना योर कंडीशन इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड। सुना है कभी वर्ड? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। योर कंडीशन इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड। तो काम करो आप, डू वन थिंग, भर्ती हो जाओ। एडमिट योरसेल्फ, एडमिट योरसेल्फ। मैं भर्ती हो गया, I was admitted, I was admitted, right? अब मैंने एग्जाम दिया नहीं, एग्जाम तो दिया नहीं जी, तो कहना I did not take my exam, I didn't take my exam। अब पूछो आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया? Why did you take your exam? मैं भर्ती था। I was admitted, मैं बीमार था। I was ill, और बीमारी के कारण because of illness, illness, या कहना due to illness। क्या बोलना है? due to illness मैंने एग्जाम नहीं दिया। I did not take my exam। अगर मैं एग्जाम दे देता, if I had given me taken exam, if I had taken exam, मैं क्लास में फर्स्ट आ चुका होता। I would have stood first in the class, I would have stood first in the class। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? और पढ़ाऊं? और पढ़ाऊं? चलिए, ये जो कुछ भी पढ़ाया गया ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। हमारी क्लास में बहुत हम यूज करेंगे। बट रिमेंबर, टुमारो इज स्पीच डे, so whatever speech was sent to you, please prepare it
thoroughly, religiously, honestly, and wholeheartedly. And try your best to deliver the speech. So, thank you everyone and showing the patience.